हुआ और उस शासक का नाम था आपका बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। ठीक है। वो बिंबिसार इस वंश का था, हर्यक वंश का। हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश का वो था बिंबिसार। 544 492 ऐसे कुछ डेट थी, 544 से 492 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच, है ना, बिंबिसार का। तो जब ये हर्यक वंश का ये बिंबिसार गद्दी पर बैठा तो इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें की, जिसमें से इसकी विवाह नीति भी थी। आक्रमण तो करना ही था, एक विवाह नीति थी जो जिसको इसने बहुत हेल्प किया। सबसे पहले इसने आक्रमण किया अंग पर। अंग महाजनपद जो था उस पर इसने आक्रमण किया और अंग को जीत लिया। अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, अंग को इसने जीत लिया। अंग ने तुरंत सरेंडर कर दिया, उसको ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। और इस अंग वाले महाजनपद को ये किसको दे दिया उसने? अपने बेटे अजातशत्रु को दे दिया कि तुम शासन करो वहां। जब अंग को जीत लिया तो बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, उसको उसने दिया, कहा कि आप जीतो, मतलब वहां पर आप रहो। तो अजातशत्रु के उसमें आ गया। ठीक है, बिंबिसार के बेटे के बाद अब बिंबिसार ने क्या किया कि अब इसने जो कौशल महाजनपद है, कौशल, तो कौशल महाजनपद के जो राजा हैं महाकौशल, कौशल के राजा महाकौशल, महाकौशल की पुत्री है महाकोशला। ठीक है, और महाकौशल जो राजा है उसके एक पुत्र भी है जिसका नाम है प्रसेनजित। उसका नाम अभी आगे आएगा। तो उसका एक पुत्र है प्रसेनजित और उसकी एक पुत्री है महाकोशला। तो महाकोशला का विवाह हो जाता है बिंबिसार से। महाकोशला का विवाह हो जाता है बिंबिसार से। तो जब विवाह हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब महाकोशला का विवाह होगा तो बिंबिसार क्या हो गया उनका? वो जो कौशल के राजा हैं, अगर वो अपनी पुत्री को उनसे शादी कर दे तो दामाद हो गया उनका। अब दामाद हो गया तो भाई आक्रमण तो करेंगे नहीं, बेटी का सवाल है। तो अब दामाद हो गए तो भैया सीधा सीधा वो साम्राज्य किसमें आ गया? मगध में आ गया। ठीक है, चलो एक एक को इन्होंने अपने अंदर कर लिया, कौशल। कौशल इस समय का ये वाला एरिया है जो आपका अवध वाला एरिया है। फैजाबाद और अवध वाला जो एरिया है ना इस समय, अयोध्या अयोध्या वाला जो एरिया नहीं है, अयोध्या फैजाबाद ये वाला एरिया, ये आता था कौशल में उस समय। ठीक है, तो अब उन्होंने उसको शामिल कर लिया। फिर इसने अगला मैरिज अलायंस किया है, अगला विवाह नीति किसके साथ किया है? फिर इसने लिच्छवी की राजकुमारी से किया है। अब लिच्छवी की जो राजकुमारी है वो है चिल्लाना। चिल्लाना। तो अब अगला जो इसने किया वो लिच्छवी की राजकुमारी चिल्लाना से किया। ठीक, तो अब लिच्छवी भी इनके अंडर में आ गया। लिच्छवी आता था वज्जी संघ में, और लिच्छवी एक बहुत इंपॉर्टेंट गणराज्य था। दो ही गणराज्य थे उस समय जिसमें गणतंत्र चलता था, मल्ल और वज्जी। लिच्छवी वज्जी में आता था और तो वज्जी भी इनके में आ गया। ठीक है, अब ये जब चिल्लाना से विवाह हुआ तो इस चिल्लाना से ही जन्म होगा अजातशत्रु का। जो चिल्लाना है उसी से अजातशत्रु का। तो लिच्छवी भी इनके अंडर में आ गया। अब तीसरा आता है पंजाब का मद्रा वंश, जिसकी राजकुमारी है क्षेमा। क्षेमा। ठीक है, इनसे भी हो गया। तो कितने मैरिज अलायंस किए बिंबिसार ने? 3। गध राज्य नहीं है, मद्रा राज्य है। गधराज नहीं है, मद्रा राज्य, मद्रा वंश है वो। ठीक है, तो 3 मैरिज अलायंस किए इन्होंने। एक कौशल से, दूसरा लिच्छवी से, और तीसरा पंजाब के मद्रा वंश से। ठीक है, शक्तिशाली इन दोनों में ये कौशल ही था। कौशल और लिच्छवी का ही मेन था, मद्रा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन पंजाब से करने की वजह से पश्चिम की तरफ चले गए। भाई पंजाब के इधर पड़ता था, पश्चिम साइड में पड़ता था, तो वो एरिया भी आ गया इनके अंडर में। ठीक है, सब कुछ चलता रहा। अब एक्चुअल में कौशल का अधिकार था काशी पर, वाराणसी पर। तो जो काशी महाजनपद है ये किसके अधीन था? कौशल के अधीन था, कौशल के। अब क्योंकि कौशल से इनका मैरिज अलायंस हुआ है तो सीधा सीधा इनका अधिकार किस पे हो जाएगा? काशी पे, क्योंकि काशी किसके अंदर है? कौशल है। तो कौशल ने काशी को जीत लिया था। ठीक है, तो क्या किया कि भैया जब इन्होंने महाकोशला से विवाह किया, कौशल के जो राजकुमारी थी, तो दहेज चाहिए था भाई। बिना दहेज के कहाँ होगा? भाई लड़की की शादी है तो दहेज तो देना पड़ेगा। तो अब बिंबिसार को दहेज क्या मिले? इतने बड़े सम्राट और ये मतलब राजा लोग। तो महाकौशल जो थे, कौशल के राजा, उन्होंने काशी का एक गांव इनको दहेज में दे दिया। काशी जो उनके अधीन था, तो काशी का इन्होंने गांव ही दान में दे दिया। लो
ले जाओ, हमारी पुत्री के साथ तुम ये दहेज ले जाओ। तो पूरा गांव ही दे दिया काशी का। अब काशी का इन्होंने दान दे दिया, तो वहां से इनको आय मिलती थी लगभग 1 लाख स्वर्ण। अब उस समय सिक्के चला करते थे, स्वर्ण मुद्राएं वगैरह ही हुआ करती थी। ठीक है, तो 1 लाख का राजस्व इन्हें प्राप्त होता था। 1 लाख बहुत था उस समय। ठीक है, अब सोचो कब की बात हो रही है, और 1 लाख का लगभग राजस्व इनको प्राप्त होता था, तो बहुत ज्यादा संख्या थी। तो महाकोसला जो थी वो अपने साथ दहेज में क्या लेके आई, काशी का एक गांव लेकर आई। ठीक है, यहाँ सब कुछ सही चलता रहा, सब कुछ ठीक चल रहा था। बहुत अच्छी तरीके से बिंबिसार ने व्यवस्थित किया। जहां लड़ना था वहां लड़ा, जहां मैरिज अलायंस करने थे वहां मैरिज अलायंस किया, जहां कूटनीति से काम लेना था कूटनीति से लिया, और मिलाता चला गया। तो इसने कौशल को मिला लिया, लक्ष्मी को मिला लिया, आंग को इसने पहले जीत लिया था, पंजाब को इसने शादी करके प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से पूरा पश्चिम से इसकी चीजें बढ़ रही थी। अब सबसे बड़ा दुश्मन था, जो बिंबिसार का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो था अवंती, उज्जैन, जो आज का मध्य प्रदेश में पड़ता उज्जैन। तो अवंती इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। किसका? बिंबिसार का। तो बिंबिसार का सबसे बड़ा शत्रु अवंती था। दोनों बहुत शक्तिशाली थे, अवंती भी शक्तिशाली था और मगध भी शक्तिशाली था। ठीक है, अवंती को ये नहीं जीत पा रहे थे, लड़ाई जैसे हो रही थी। तो बताएंगे क्यों, इसका रीजन हम बाद में देंगे कि क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, कब ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतलब आप दोनों शक्तिशाली थे। ठीक है, क्लास चल रही है बेटा, तो ठीक है, आना नहीं। तो असल में दोनों के पास जो शस्त्र वगैरह थे वो बहुत मतलब अच्छे थे, इस वजह से नहीं जीत पा रहे थे। लोहे की खदानें वगैरह थी, तो वो उसके अलग रीजन है, वो बताएंगे। वो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट होता है ज्यादा, वो रीजन देना पड़ता है कि क्यों ऐसा था, क्यों दोनों शक्तिशाली थे। तो अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब ये अवंती को जीत नहीं पा रहे थे, तो फिर भी इन लोगों ने आक्रामक मतलब आपस में लड़ाई करी। अवंती ने, जो उज्जैन का था अवंती, और जो आपका था बिंबिसार, तो इन दोनों में युद्ध हुआ। नतीजा कुछ नहीं निकला, मतलब हार जीत की बात नहीं हुई, संधि हुई। तो वहां पर अपना अवंती में जो राजा था अवंती पे ही राज कर रहा था, बिंबिसार अपना कर रहे थे, बट संधि हो गई दोनों में। ठीक है, और संधि का मतलब बहुत उस तरह से नहीं, अभी दुश्मनी चली रही थी। ठीक है, और वहां का राजा था चंड प्रद्योत, नाम याद रखिएगा। अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत। और जो बिंबिसार है वो कहाँ का राजा है, मगध का। तो मगध का राजा है बिंबिसार, और वहां का राजा है चंड प्रद्योत। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि जो अवंती का राजा था वो हो गया बीमार, और उसको हो गया पीलिया रोग, जिसको पांडु रोग कहते थे उस समय। तो उसको हो गया पीलिया रोग, किसको, चंड प्रद्योत को। ठीक है, अब वो हो गया परेशान। तो बिंबिसार के राज्य में एक बहुत बड़ा वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। जीवक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, नाम याद कर लेना, जीवक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से इन दोनों में कि कौन सा राजवैद्य था। जीवक राजवैद्य था, जो बहुत ज्ञानी था, और ये बिंबिसार के दरबार में था। किसके दरबार में था, बिंबिसार के दरबार में। तो जब वो पीलिया से पीड़ित होता है, पांडु रोग से, अवंती वाला राजा चंद्रद्योत, तो बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है अवंती। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, जीवक किसके दरबार में गया था। ठीक है, जीवक जो राजवैद्य है वो किसके दरबार में गया था। तो था ये बिंबिसार का, लेकिन ये गया किसके दरबार में था, अवंती में, चंड प्रद्योत जो पीलिया से पीड़ित हुआ था। तो वो जीवक ने उसको ठीक कर दिया, चंड प्रद्योत को। जब ठीक कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब दोनों मित्र बन गए। अब यहां से दोनों की जो लड़ाई थी वो खत्म हुई। जब जीवक ने उसको ठीक कर दिया तो अब अवंती और मगध साथ में आ गए, मतलब दोनों दोस्त बन गए। तो ये लड़ाई भी खत्म हो गई। ठीक है, तो मगध ने जिस हिसाब से जैसा चाहिए था उस तरह से उसने किया। तो साम दाम दंड भेद जो कहा नहीं जाता कि जैसे होता है कि कूटनीति की जगह कूटनीति, युद्ध नीति की जगह युद्ध नीति, मैरिज अलायंस की जगह मैरिज अलायंस, जैसा उसको समझ में आया वैसा उसने किया और मगध का विस्तार किया। इसलिए अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध बना उस समय में, और बिंबिसार ने भी इसको आगे बढ़ाने में मदद की। तो अवंती भी शामिल हो गया।
कौशल भी शामिल हो गया, लिच्छवी भी शामिल हो गया, अंग को पहले से जीत लिया था, काशी कौशल के अंदर था तो काशी गांव के रूप में मिल गया उसको, दहेज के रूप में। ठीक, अब इसको एक और महाजनपद मिलेगा, वत्स महाजनपद, जो कौशाम्बी का एरिया है इलाहाबाद का। ठीक है, तो ये वत्स भी इसके अंदर आ गया। वत्स क्यों इसके अंदर आ गया? क्योंकि वत्स पे शासन था अवंती का। अब अगर अवंती उसका मित्र बन रहा है और अवंती का शासन वत्स पे है, तो इसका मतलब वत्स भी शामिल हो गया। तो अब मगध बहुत बड़ा साम्राज्य बनता जा रहा है। धीरे धीरे इसने अपनी चीजों से करी, और मगध आगे चल के जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ोगे तो मगध का राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, और मगध पे ही नंद का शासन है, जो बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है मगध। तो मगध बहुत पहले से ही समृद्धशाली बनता चला आ रहा है, हर्यक वंश के समय से ही बिंबिसार ने ही उसको बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी जो हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम जरा आपको ये डायग्राम दिखा देते हैं, देखना जरा आप उसके डायग्राम को कि क्या था, कहानी किस तरह से चल रही थी, है ना। देखो सभी, सबसे पहले हमने कहाँ से बताया? मगध से शुरू किया। मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, और हर्यक वंश का था ये। ठीक है, हर्यक वंश का था शासक। तुम लोग मानते नहीं, तुरंत शुरू हो जाते हैं सर, चलाना तो इतनी जल्दी, ऐसे ऐसे सब हैं, बिना पेन चलाए मान नहीं सकते। तो यहाँ पे मगध पे शासन किसका है? हर्यक वंश, और हर्यक वंश का राजा कौन है? बिंबिसार है। ठीक है, इसने पहला विवाह, पहले इसने किसको जीता? अंग को जीता। पहले किसको जीता? अंग को। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। अच्छा, मगध की राजधानी क्या है? राजगीर या राजगृह। देखो राजधानी भी याद करते जाना स्टूडेंट। ठीक है, तो मगध की राजधानी क्या है? राजगीर, राजगृह या राजगीर, और अंग की राजधानी थी चंपा, इसको जीता। ठीक है, तो इसने कौशल के राजकुमारी हैं महाकोशला, यहाँ पे राजा है महाकौशल, उसकी पुत्री है ये महाकोशला, इनसे विवाह किया इसने। जैसे ही विवाह किया तो काशी का एक गांव इन्हें दहेज के रूप में मिला, काशी का एक गांव इन्हें दहेज में मिल गया। ठीक है, राजस्व आने लगा। क्यों? क्योंकि काशी पर अधिकार किसका था? कौशल का अधिकार था। तो काशी, अगर कौशल इसके साथ शामिल हो रहा है तो काशी भी शामिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, काशी पूरी तरह से शामिल नहीं है, केवल एक गांव दहेज के रूप में मिला है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये कंप्लीट हुआ महाकोशला का। अब जो लिच्छवी है, ये लिच्छवी, तो लिच्छवी की राजकुमारी है चिल्लाना, तो चिल्लाना का विवाह हो गया। दूसरा, तीसरी इधर पंजाब वाला एरिया था, वहां से मद्रा वंश था, तो वहां की राजकुमारी का जो क्षेमा थी उनका विवाह होता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चल रही थी। तो सबको समझ में आ गया होगा कि पहले जो बात हो रही है वो मगध की बात हो रही है, फिर अधिकार हुआ अंग पर, फिर कौशल पर अधिकार हुआ, फिर लिच्छवी पर। बात समझ में आई सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अवंती, ये जो अवंती है जिसकी राजधानी उज्जैन है। ठीक है, राजधानी सबकी याद करना। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती और साकेत। तो श्रावस्ती को एक नाम कहा जाता है सहत महत। सहत महत, ये जो सात महत है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है सहत महत। तो असल में कौशल जो है, कौशल की राजधानी क्या है हमारी? श्रावस्ती और साकेत। ठीक है, कौशल का एरिया कौन सा है? ये यूपी का वो वाला एरिया है जिधर आपका अवध वाला एरिया है, जिधर अयोध्या पड़ता है, फैजाबाद पड़ता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है वो है कौशल, तो यूपी वाला एरिया है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इतनी बातें क्लियर हुई सबको? अच्छा, अब अवंती में शासन किसका चल रहा है? तो अवंती में शासन चल रहा है चंड प्रद्योत का। ये रहा चंड प्रद्योत। ठीक है, तो अब इसी में देखो हमने लिखा है, नीचे पढ़ोगे अगर लाइन, बिंबिसार ने जीवक को भेजा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जीवक जो राजवैद है वो किसके दरबार में पहुंचा था? तो अवंती के राजा चंड प्रद्योत के दरबार में पहुंचा था। किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। ठीक, अब क्योंकि वत्स पर शासन अवंती का चल रहा है, तो जब अवंती इनके साथ शामिल होगा तो वत्स भी शामिल हो जाएगा। बात समझ में आई हमारी? ठीक है, क्योंकि अवंती ने वत्स को हरा दिया था, तो सीधा सीधा चल रहा था, तो इनका साम्राज्य बढ़ गया। अच्छा, अवंती पे शासन किसका चल रहा है? तो अवंती पे एक शासन चल रहा है उदयन का। वहां पर जो राजा है अवंती पर, उसका नाम है उदयन। उदयन, ठीक है, उदयन, ध्यान रखिएगा, उदयन। ओके, उदयन।
और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। तो इतनी बातें क्लियर हुई सबको? कितनी बातें क्लियर हुई? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर देना सभी को। जीवक किसके दरबार का राजवैद्य था? जीवक किसके दरबार का राजवैद्य था? जीवक किसके दरबार का राजवैद्य था? बिंबिसार। बिंबिसार। और ये जीवक किसके राज दरबार में गया था? जीवक को बिंबिसार ने किसके राज दरबार में भेजा था? चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती। अवंती की राजधानी। अवंती की राजधानी। अवंती की दो राजधानी है। एक उत्तरी अवंती बोलते हैं उसको, उज्जैन, जो इंपॉर्टेंट है वैसे। और एक दूसरी है माहिष्मति। माहिष्मति, मैं महेंद्र बाहुबली, माहिष्मति का सम्राट। ये वो वाला माहिष्मति नहीं है, ठीक है? नाम है लेकिन ये वो माहिष्मति नहीं है, ठीक है ना? बाहुबली वाला माहिष्मति नहीं है, बट नाम वही है, बट वो माहिष्मति नहीं है, ठीक है? तो असल में जो अवंती है उसके दो राजधानियां, एक उज्जैन, जो आज भी आपको देखने को मिल रहा है, मालवा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, उज्जैन समझ ही रहे हो, तो उज्जैन। और दूसरा था दक्षिणी अवंती। तो एक उत्तर भाग में बटा था, एक दक्षिण में। तो दक्षिण का था माहिष्मति, ठीक है ना? अब बाहुबली से याद रख लेना, माहिष्मति याद रहेगा, ठीक है? तो दोनों याद हो गए। अवंती की राजधानी क्लियर हो गई। अच्छा, अवंती का राजा भी क्लियर हो गया। चंड प्रद्योत है, पीलिया से पीड़ित हुआ था तो जीवक उसके दरबार में गया था। मगध की राजधानी क्या है? राजगीर। क्या राजधानी है मगध की स्टूडेंट? राजगीर। राजा कौन है वहां का? राजा कौन है वहां का? मगध का राजा कौन है? बिंबिसार। वंश कौन सा चल रहा है? हर्यक वंश, ठीक। तीन से विवाह होता है, तीनों के नाम बता सकते हो? बिंबिसार का तीन लोगों से विवाह होता है, तीनों के नाम? एनीवन। बिंबिसार का तीन लोगों से विवाह होता है, तीनों का नाम? चलो देखो आंसर दे रहे हैं। महाकोशला, चिल्लाना, क्षेमा। चलो रसिया ने आंसर दे दिया। अभिषेक। महाकौशल, चिल्लाना। शुभम, चिल्लाना, क्षेमा। चिल्लाना, महाकौशला, क्षेमा। प्रतीक, काजल, आकांक्षा, आशीष, चंपा। अरे चंपा कहाँ से आ गया? चंपा तो राजधानी है अंग की। ठीक, राजधानी सही दिया आंसर। महाकौशला, चिल्लाना, क्षेमा। सबने आंसर दे दिया, तो क्लियर हो गया होगा। हाँ, शादी ना भूलोगे तुम लोग हैं। तो 3 शादी हुई थी, चीजें याद हो गई। पढ़ा सीधा। किसकी आवाज आ रही थी? कोई बोला है क्या? हाँ सर। हिमांशु सर? हेलो? हेलो? स्टूडेंट है या कोई वो है, सर है? म्यूट नहीं है क्या? नो सर। म्यूट नहीं किया क्यों? क्या हमको म्यूट कर दीजिए। को होस्ट बनाए क्या? म्यूट किए ही नहीं वो। अच्छा, सर कर दीजिए सबको म्यूट। तो तुम्हें बोलना जरूरी है?
एक्चुअल में वो को होस्ट बना रखते हैं ना, तो वही म्यूट करेंगे। चलो ठीक है, म्यूट हो गया है, जहाँ तक हमें लगता है म्यूट कर दिया हूँ। हो गया ना सबका म्यूट? म्यूट हो गया, ओके। अब हो गया म्यूट। हमारी तो आज आ रही है ना कि हम भी म्यूट हो गए? हमारी है ना, ठीक है। अरे करना जरूरी है, पता चला घर में देख ही रहे हो, छोटे बच्चे हैं, सब हैं, कौन कौन कहानी होती है पता नहीं, कब कौन आ जाएगा। हम्म, किस नाम से बुलाएगा आपको, घर वाले नाम से सब सुन लेंगे, ठीक है। गुड्डू, गोलू, मोनू, सब यही सब चलेगा, है ना। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, तो बिंबिसार का कंप्लीट हुआ, ठीक है। बिंबिसार का इतनी सारी बातें हैं, तो बिंबिसार को आपने देखा कि बिंबिसार ने किस तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाया, जैसी उसको जरूरत पड़ी उस हिसाब से उसने बढ़ाया, ठीक है। अब आएगा बिंबिसार का बेटा। बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु। बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु, ठीक है। और अजात शत्रु का जन्म हुआ है चिल्लाना से, जो लिच्छवी की राजकुमारी है। जो लिच्छवी की राजकुमारी है चिल्लाना, उससे जन्म होगा किसका? अजात शत्रु का। तो अजात शत्रु का उससे जन्म होता है। अपने पिता की तरह, बिंबिसार की तरह ही ये भी बहुत मतलब महत्वाकांक्षी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश एक ऐसा वंश है जिसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके आने वाले लोग अपने पिता को मार के ही बैठेंगे। तो अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की। बिंबिसार को और किसी ने नहीं मारा, उससे पुत्र अजात शत्रु ने ही मारा। उसको जेल में रखा और जहां उसकी मृत्यु हुई। आगे चल करके जो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु बैठेगा, अजात शत्रु का पुत्र जब आएगा तो अजात शत्रु को मारेगा। इसलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं। बाहर का कोई इनको नहीं मारता, क्योंकि इतना शक्तिशाली साम्राज्य है कि बाहर का कोई आक्रमण ही नहीं कर सकता था। ये लोग केवल अपने में ही चल रहे थे, इन्हीं के अंदर के परिवार में ही सब चल रहा था। बाहर का तो कोई आक्रमण ही नहीं करता था मगध पर। तो जब बिंबिसार है तो उसका पुत्र जब अजात शत्रु होता है तो अपने पिता को ही मार देता है। और जब अजात शत्रु आएगा तो उसका पुत्र आएगा उदयन, वो मारेगा अपने पिता को। तो इसलिए पितृहंता वंश, एक क्वेश्चन बनता है, पितृहंता वंश कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका जो हर्यक वंश है यही पितृहंता वंश है। तो अजात शत्रु आता है, ठीक है। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा अपने पिता को मारकर बैठ जाता है। वो इसलिए क्योंकि राजगद्दी चाहिए होती है ना, भाई राजगद्दी चाहिए, लालच। जब तक पिता रहेंगे तब तक हमको शासन नहीं मिलेगा, यही तो सब चीजें हैं। अभी तो हिस्ट्री बहुत कुछ है, अभी आगे चलो, अभी तो शुरू हुआ है। असली चीज तो अब स्टार्ट हो रही है, जो राजा वाजा का है। पीछे तो सब वैदिक चल रहा था, वो सब तो आदर्श जीवन चल रहे थे। अब चल रहा है जो मेन है। तो अब यहाँ पर देखा गया कि अजात शत्रु जब आया तो अपने पिता की तरह ये भी महत्वाकांक्षी था, ठीक। अब इसने कहा कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ध्यान रखिएगा हमारी बात, कौशल पर अधिकार नहीं है मगध का। कौशल बस संधि किया है, अपनी बेटी का विवाह किया है, लेकिन कौशल का स्वतंत्र शासन चल रहा है। वो मित्र है, बिंबिसार ने उनको मित्र बनाया है, एक रिलेटिव है वो। लेकिन वहां का जो राजा है वो राजा है, चल रहा है। जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो मदद करेगा इनकी, लेकिन पूरा अधिकार नहीं है मगध का उस पर, ठीक है, क्योंकि वो स्वतंत्र अपना राजा चल रहा है। लिच्छवी का भी यही हाल है। विवाह करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा अधिकार दे दिया गया, आप संबंधी बन गए हैं, लेकिन वो अपनी चीजें अपना चलाएंगे। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अजात शत्रु को ये लगा कि भैया ऐसा नहीं है, मैं इनको अपने अधिकार में ही लूंगा, इन पर मेरा ही राज चलेगा, भले ये रिलेटिव है तो इससे क्या, ये पूरा का पूरा मेरे अधीन होने चाहिए। अब जब ऐसी बात अजात शत्रु के मन में आई तो अजात शत्रु ऐसी ऐसी चीजें करने लगा जिससे कौशल, लिच्छवी, काशी सब भड़क गए। इन लोगों ने कहा कि भैया ये गड़बड़ कर रहा है, अब हमारे रिलेशन इनसे चल नहीं सकते। बिंबिसार जो इनका पिता था वो ठीक था, लेकिन ये जो है ये लड़ाई पे आमादा हो गया है। तो अब ऐसा हुआ, भाई रिलेटिव ऐसा ही है, होता ही है, जहां से कुछ हुआ बस सब अपना अपना। तो कौशल और काशी ने कहा कि भैया अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, ठीक। कौशल, काशी, लिच्छवी तीनों ने कहा, जो थे मेन मेन, कहते अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो अजात शत्रु कहता है ऐसे कैसे नहीं रह सकते भाई, आपका थोड़ा है। अजात शत्रु ने आक्रमण कर दिया।
विवाह हुआ नहीं, सीधा आक्रमण। कौशल पे आक्रमण किया, भीषण युद्ध हुआ, कौशल को हरा दिया। कौशल का राजा था प्रसेनजित। जब अजात शत्रु था तो उसके समय में कौशल का राजा था प्रसेनजित, हरा दिया, खत्म, कौशल खत्म। मजबूरी में प्रसेनजित को अपनी पुत्री का विवाह जो उसकी पुत्री है वाजिरा, उस पुत्री का विवाह करना पड़ा बिंबिसार से। समझिएगा हमारी बात है। प्रसेनजित के पहले महाकौशल जो इनके पिता हैं प्रसेनजित के, तो जब प्रसेनजित का पिता महाकौशल है तो अजात शत्रु का पिता था बिंबिसार। समझ में आई बात? तो उस समय जब बिंबिसार था तो उसने उनकी पुत्री से विवाह किया। जब इनका पुत्र हुआ अजात शत्रु तो उसका पुत्र हुआ प्रसेनजित, और प्रसेनजित की पुत्री हुई। इधर इनका क्या हुआ, ये अजात शत्रु इनने कर लिया उनकी पुत्री से विवाह। तो मतलब गजब का अलायंस चल रहा है। जो भी राजा आता है उसकी पुत्री से ही विवाह हो जाता है। ठीक है, तो उनकी पुत्री से ही विवाह चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रसेनजित था उसको हराया अजात शत्रु ने, ठीक है, और उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। और अब कौशल पे पूरा अधिकार हो गया है किसका, अजात शत्रु का। अब पूरा अधिकार कर लिया इसने। जो काशी का एक गांव इसके पास था वो पूरा काशी अब इसके अंडर में है। काशी का केवल एक गांव दहेज में मिला था, अब पूरा का पूरा काशी जो वाराणसी है वो पूरा अजात शत्रु के अंडर में है। अब ये पूरा शासन अजात शत्रु का चल रहा है इस पर। अब सुनिएगा जरा, इनकी माता एक, इनकी जो चिल्लाना है, जिनकी ये इनकी माता थी चिल्लाना, कहाँ की थी वो, लिच्छवी की। तो एक प्रकार से उनकी माता है तो एक प्रकार से तो वो संबंधी हुए ना। अरे माता जहाँ की है तो अब ननिहाल ना हुआ उनका, लिच्छवी तो ननिहाल ना हो गया अजात शत्रु का। बट ये कुछ नहीं मानता, कहता है राजशाही में कुछ मैटर नहीं करता, मुझको राजा बनना है और चाहिए तो चाहिए बस, अब मैं आक्रमण करूंगा। इनने कर दिया लिच्छवी पे आक्रमण। माता समझाती रह गई, अरे भैया तुम्हारा ननिहाल है, तुम्हारे नाना जी का वो है। कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे लिच्छवी चाहिए तो चाहिए बस। इनने लिच्छवी पर कर दिया आक्रमण। ठीक, अब लिच्छवी था बहुत वो संपन्न या समृद्ध गणराज्य, काफी अच्छा खासा था वो, संघ था ना, गणराज्य था वो। और 8 महासंघ लेके ब्रह्मजी संघ के अंदर आते थे, तो ये भी शक्तिशाली में था। अब उतना तो नहीं था जितना अवंती शक्तिशाली था, उतना नहीं था, लेकिन था। इसको हराने में इसको 16 साल लगे थे। मतलब लिच्छवी वगैरह को हराने में इसको बहुत समय लगा, लंबा संघर्ष चला था लिच्छवी के साथ। ठीक है, बहुत लंबा संघर्ष चला है। लेकिन इसने हरा इसलिए दिया क्योंकि इसने 2 अस्त्रों का प्रयोग किया। वो अस्त्र जो कभी देखे नहीं गए, कभी सुने नहीं गए। एक का नाम था रथ मूसल और एक का नाम था महाशिला कंटक। ये सबसे पहली बार देखे गए थे उस समय जब लिच्छवी के साथ युद्ध हुआ। तो अजात शत्रु ने 2 अस्त्रों का प्रयोग किया उस समय, एक रथ मूसल और एक महाशिला कंटक। ठीक है, और एक खतरनाक थे। हमने आपको एग्जांपल दिया था महाबली वाला, महाबली कह रहे हैं, महाबली था नहीं, बाहुबली, बाहुबली वाला, कि वो जो गदा वाला था उस तरह से। तो इनका बहुत भयंकर था इन लोग का। एक जगह जहाँ गदा पड़ता था तो निपट जाते थे आधे ज्यादा लोग। ठीक है, और रथ वगैरह होते थे तो उसमें कुछ लगे रहते थे, तो इससे खत्म होने लगे। जब किसी को कुछ मालूम नहीं तो पता ही नहीं चलता था क्या करता है ये, और उसने बहुत तबाही मचाई। गुलेल की तरह था, महाशिला कंटक टाइप का गुलेल की तरह था। तो उसमें बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे और छोड़ा जाता था, वो एक साथ गिरता था। बाहुबली में दिखाया गया है ऐसा, वो बड़ा बड़ा फेंकता नहीं था पत्थर, तो वो दिखाया गया है, तो उसी टाइप का था वो। तो इस तरह से आपका लिच्छवी पे अधिकार हो गया। बट यही रीजन नहीं था एक्चुअल। समझिएगा, जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे ना तो एक चीज यहाँ की इंपॉर्टेंट होगी जो चाणक्य ने शायद सीखी हो। अब चाणक्य तो खैर बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि इस युद्ध से भी उन्होंने कुछ चीजों को ज्ञान किया होगा। एक्चुअल में अजात शत्रु ने अपने एक मंत्री को भेजा था, वत्सकार। वत्सकार उसका मंत्री था। उस मंत्री को उसने भिजवाया था लिच्छवी के अंदर, और वहां पर जितने लोग थे जो अलग अलग संघ बने थे सब में फूट डलवा दी। वहां पर कुछ ऐसी चीजें मतलब उसने फैलाया, अंधविश्वास फैलाया या जिस प्रकार से भी किया, तो उस मंत्री बहुत विद्वान था वत्सकार, उसने उनमें मतभेद करा दिया। नहीं तो लिच्छवी को हराना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि 8 महासंघों का संघ था वज्जी, और लिच्छवी उनमें से एक था।
अब लिच्छवी पे आक्रमण करोगे तो वो सारे शामिल हो जाते थे, ठीक है। तो अब जब तक आप उनको अलग नहीं करोगे तब तक आप उनको हरा नहीं सकते थे, इसलिए लिच्छवी को हराने में बहुत समय लगा था। तो लिच्छवी में जितने भी मतलब वज्जी संघ में आते थे सबको इन लोगों ने मतभेद कराया, फूट डलवाई, तो सबने साथ नहीं दिया। तो ये वस्त्रकार को श्रेय जाता है, वस्त्रकार जो मंत्री था उसने बहुत कूटनीति से काम लिया था, ठीक है। जिस प्रकार से चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के, उसी प्रकार से वो वस्त्रकार गया था और उसने फूट डलवा करके ऐसा काम किया था। बाकी सारा काम उसके दो अस्त्रों ने कर दिया था, महाशिला कंटक और रथमुसल ने। लिच्छवी इनके अंडर में आ गया, ठीक, काम खत्म। कौशल पे पूरा अधिकार हो गया, काशी इनके पूरे अंडर में आ गया, और जो लिच्छवी था इन पे पूरा अधिकार हो गया। बिंबिसार के समय में पूरा अधिकार नहीं था, मित्रवत संबंध चल रहा था। तो कहा जाता है कि मगध के पूर्ण विस्तार में अजातशत्रु का बहुत योगदान है, क्योंकि जब आप पूरा अधिकार कर लेंगे तो एक प्रकार से वो आपके अंदर में ही है। अब दिक्कत कहां से शुरू हुई सुनिएगा। अवंती जो उज्जैन जो शक्तिशाली साम्राज्य चल रहा है, इसकी लड़ाई बिंबिसार के समय से चली आ रही थी, लेकिन वो मित्र बन गए थे क्योंकि उन्होंने जीवक को भेज दिया था। अब जब गड़बड़ हुई तो अवंती का जो राजा चल रहा था उस समय अजातशत्रु के समय, तो उसने आक्रमण की धमकी दे दी अजातशत्रु को। क्या कहा, भैया मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाला हूं, सीधी सी बात, आप अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हो, मुझे भी साम्राज्य विस्तार करना। यही दो उस समय थे आपस में लड़ने वाले, अवंती और ये, क्योंकि इनके पास लोहे का भंडार बहुत था और अस्त्र शस्त्र लोहे से ही बनते थे। तो जिनके पास लोहे का भंडार था वही उस समय विजयी था, क्योंकि आपको अगर अस्त्र बनाने तो लोहे की जरूरत पड़ेगी अच्छी क्वालिटी के। तो वो अवंती के पास भी था और मगध के पास भी था, ठीक है। इसलिए ये दोनों बहुत शक्तिशाली सम्राट चल रहे थे। तो अवंती ने कहा, तो अजातशत्रु ने अपने किलेबंदी शुरू कर दी, राजगृह जो था उसकी किलेबंदी शुरू कर दी। बट संयोग की बात है कि अजातशत्रु के समय में अवंती का आक्रमण नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई नहीं हुई है, दोनों के बीच संभावनाएं बहुत बनी, अजातशत्रु और अवंती के बीच, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। संयोग की बात है, लेकिन इसने अपने किले को सुरक्षित कर लिया था अजातशत्रु ने। चारों तरफ से जो राजगीर है, एक तो पहाड़ियों से घिरा था, 5 पहाड़ियों के बीच में है राजगीर, ठीक है। तो उसने पत्थर की दीवार से उसको घिरवा दिया और जो मेन दीवार था जहां से आने का रास्ता था उसको भी उसने कवर करा दिया था। तो राजगीर एक दुर्ग था, एक प्रकार से अच्छा खासा दुर्ग था जिसको जीतना आसान नहीं था, ठीक है। मगध जो पड़ता था उस समय जो राजधानी थी उसकी। तो अवंती के साथ युद्ध नहीं हुआ, बस इतना सा बात, ठीक है। तो यहाँ कहानी खत्म होती है बिंबिसार अजातशत्रु की। दो की कहानी खत्म हुई, पहला बिंबिसार की कहानी खत्म हुई, अजातशत्रु की कहानी खत्म हुई। अजातशत्रु में बस सीधा से एक दो पॉइंट याद रखना है कि अजातशत्रु का जो विवाह होता है वो जो कौशल है उसकी प्रसेनजीत की पुत्री से होता है, जिसका नाम आपका बाजीरा है, और इससे पूरा अधिकार इसने कर लिया है। दूसरा आपको याद रखना है, इसने लिच्छवी पर जीता है, और लिच्छवी वाला दो इंपॉर्टेंट रखना है, इसने किस अस्त्रों का प्रयोग किया था, ये इंपॉर्टेंट है कि लिच्छवी को हराने में इसको किस क्या प्रयोग किया था। तो वो शिला कंटक और रथमूसल, ये दो याद रखना। मंत्री का नाम याद रखना वस्त्रकार, कि किसको भेजा था, बस इतना सा याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके तीसरे पर, जिसका नाम है उदयन। अब हम जरा आपको दिखा दें डायग्राम, थोड़ा सा आप देखते जाए ना तो माइंड में बनाते भी जाओ। तो अब हम आपको बताते हैं इसमें, स्टूडेंट देखना जरा, आप डायग्राम देखो जरा, उसको क्लियर करें। बात हमारी खत्म हो गई देखो मगध की, ठीक है, हर्यक वंश का बिंबिसार कंप्लीट हुआ। फिर बात हुई अजातशत्रु की, ठीक है, अजातशत्रु। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम बनाए हैं ना, ये वाला, इसको पढ़ लेना। ये क्या लिखा है हमने, कुशल और महाशिला कंटक, इसका प्रयोग किया था लिच्छवी को हराने में, और वस्त्रकार को भेजा था, ठीक है। तो ये पॉइंट इसका है, ये अजातशत्रु का है, क्लियर हुआ, ठीक है ना। और ये इधर वाला पॉइंट देखो, ये जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, अजातशत्रु का वाजिरा का विवाह हुआ है। वाजिरा, वाजिरा किसकी पुत्री है, प्रसेनजीत की पुत्री है, कौशल के समय की, ठीक है। तो वाजिरा का विवाह हुआ है इसमें। इतनी बातें खत्म हुई, ठीक है। तो दो लोग कंप्लीट हो गए, एक मगध का अजातशत्रु कंप्लीट हुआ, एक आपका कौन कंप्लीट हुआ, बिंबिसार कंप्लीट हुआ। अब हर्यक वंश का तीसरा आता है उदयन, तीसरा शासक है उदयन। कौन है, उदयन। उदयन किसका बेटा है, अजातशत्रु का। उदयन किसका बेटा है, अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु का बेटा है उदयन। उदयन ने किसको मारा, अपने पिता अजातशत्रु को मारा,
उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया, तो ये भी उसको मार करके बैठ गया। इसका एक चीज बस याद रखना, इसमें ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, इसमें एक चीज बस याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन हमारा याद कर लो, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आंसर है उदयन ने, उदयन ने, बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। और उदयन ने जो स्थापना की थी, ये पॉइंट ये है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का निर्माण, एक किले का निर्माण किया था इसने सुरक्षित, वही पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। तो उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र का निर्माण किया था और इसी को राजधानी बना दी। अब ये क्वेश्चन और पूछता है, देखो पहले राजधानी कौन सी चल रही है? राजगीर चल रही है या राजगृह चल रही है? पहले मगध की राजधानी ये चल रही है बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में, लेकिन अब इसकी राजधानी कौन बन गई? पाटलिपुत्र। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया या पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने किया? आपका आंसर होगा उदयन। ध्यान रखिएगा हमारी बात हमारी समझ में आई? उदयन याद हो गया। तो हर्यक वंश में कितने शासक? हर्यक वंश में कितने शासक? 3 शासक, बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन। फिर से स्टूडेंट, हर्यक वंश में कितने? 3। पहला कौन? बिंबिसार, दूसरा कौन? अजातशत्रु, तीसरा कौन? उदयन। याद हो गया? ठीक है। मगध की राजधानी पहले कौन थी? राजगीर। इसको पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने किया? उदयन ने। पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने किया? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। इतनी बातें क्लियर हुई, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। ओके, उदयन में इससे ज्यादा रखने की आज जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखो जितना जरूरत है ना उतना पढ़ते जाना, बस बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। अब समझिएगा जरा क्या, अब आता है शिशुनाग वंश। अब वंश बदल रहा है, देखो अभी तक कौन सा वंश चल रहा है स्टूडेंट? हर्यक वंश चल रहा है। अब आएगा शिशुनाग वंश। तो अब यहां से शुरू होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश खत्म, हर्यक वंश में 3 शासक। अब आता है शिशुनाग वंश, ठीक। अब शिशुनाग वंश का जो शासक है, शिशुनाग वंश का जो शासक है, उस शासक का नाम ही है शिशुनाग, उसका नाम ही है शिशुनाग, ठीक है। तो शिशुनाग बैठता है गद्दी पर। अच्छा, अब ये समझना जरा डेट, एक चीज समझा दे ताकि कंफ्यूजन ना, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है जब चार्ट देखोगे तो, इसलिए हम पहले बता दें। ध्यान से जरा डेट देखना स्टूडेंट। देखो यहाँ पे उदयन का कार्यकाल क्या है? 460 से 444, ठीक है, ईसा पूर्व। आप शिशुनाग का क्या कार्यकाल है? 412 से 394 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। अब आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है भाई, यहाँ उदयन का शासन 444 में खत्म हो रहा है, समझिएगा। यहाँ पर 444 जो चल रहा है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ 412 शुरू हो रहा है। तो अब इसका मतलब कई लोग ये लगाएंगे कि भाई शिशुनाग आया होगा तो सर उदयन को मार दिया। नहीं, उदयन इसका अंतिम शासक नहीं है हर्यक वंश का। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। उदयन के पास इसके उत्तराधिकारी आते हैं जिसको हमें नहीं पढ़ना, कोई मतलब नहीं है, इनका कोई योगदान नहीं है हिस्ट्री में। तो उदयन के पास, उदयन के बाद इसके उत्तराधिकारी आते हैं कई सारे, वो उत्तराधिकारी चलते जाते हैं। तो उन लोगों ने 412 तक शासन किया, तो उनमें से किसी एक उत्तराधिकारी को जो लास्ट रहा होगा उसको मारा था शिशुनाग ने, उसने उसको मारा था शिशुनाग ने। तो उदयन को नहीं मारा है, ध्यान रखिएगा, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम चले आ रहे थे कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, फिर अजातशत्रु को उदयन ने मारा, तो अगला जो वंश शिशुनाग आ रहा है उदयन को मार दिया होगा। जी नहीं, उदयन इसका लास्ट शासक नहीं है। उदयन के बाद इसके कई सारे आए हैं, उसको हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो उत्तराधिकारी कोई लास्ट रहा है जिसको मारा है शिशुनाग ने, और वो 412 के आसपास, तो उसको मार के ये बैठा है। तो तब शिशुनाग जो है वो आपका बैठा है गद्दी पे, तब यहाँ से शुरू हुआ है शिशुनाग वंश। बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो इतनी बातें सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। क्या ये समझ में आया कि शिशुनाग वाला कैसे है भाई? अब कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जरूर, क्योंकि ये अगर डाउट रहेगा ना तो समझ नहीं पाओगे।
इसलिए हमने पहले बता दिया कि ये जो वंश चल रहा था, हर्यक वंश जब खत्म हुआ है तो उसका लास्ट शासक उदयन नहीं है, इसके और भी शासक है जिसको हमको नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात? और उसमें जो सबसे लास्ट शासक रहा होगा उसके में फिर शिशुनाग आया है, शिशुनाग ने उसको मारा है, तब शिशुनाग वंश आया है। तो अब शिशुनाग वंश शुरू होगा, तो यहाँ से शुरू होता है शिशुनाग वंश। बात समझ में आई? तो शिशुनाग वंश जब शुरू होता है यहाँ से, तो शिशुनाग वंश जब यहाँ से शुरू होता है तो इसके शासक ने क्या किया सबसे पहले, अब इसका पॉइंट याद रखना है, केवल क्या याद रखना है पॉइंट, राजगृह के अलावा वैशाली को राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शासक ने वैशा, या फिर ऐसे पूछेगा कि किस शासक ने राजगृह के अलावा वैशाली को शासक बनाया, या ये पूछेगा कि शिशुनाग ने राजगृह के अलावा किसको राजधानी बनाया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? वैशाली होगा। क्लियर है सभी को? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब सबसे बड़ी बात समझना है आपको कि क्या हुआ इस समय। ये वाली बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अजात शत्रु ने अवंती को हराया था? क्या अजात शत्रु ने अवंती को हराया था? क्या अजात शत्रु ने अवंती को हराया था? यस या नो? नहीं। ठीक है, ठीक है, दोनों में युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, कई लोगों ने आंसर दिया है कि दोनों में युद्ध नहीं हुआ है। ठीक, अब जो आएगा शासक, अब जो शासक आया है शिशुनाग, ये जो आया है शिशुनाग, ये जो आया है शिशुनाग, ध्यान रखिएगा, इसने विजय प्राप्त की है अवंती पर। समझ में आई सभी को बात? शिशुनाग ने आक्रमण किया है अवंती पर और अवंती को हरा दिया है। जो बिंबिसार नहीं कर पाया, जो अजातशत्रु नहीं कर पाया, जो उदयन नहीं कर पाया, वो जाकर के किया है शिशुनाग ने। लगभग 100 साल बाद अवंती पर शासन हुआ है मगध का, और ये काम किया है शिशुनाग ने, हरा दिया है अवंती को। यही इसके सबसे बड़ी उपलब्धि है, बस यही यही एकमात्र उपलब्धि है कि मगध का जो शासक शिशुनाग है, इसने अवंती को जीत लिया था। जिसको कोई नहीं जीत पा रहा था उसको इसने जीत लिया था। बस इतना याद रखना है केवल, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसका क्या याद रखना है कि राजगृह के अलावा इसने वैशाली को राजधानी बनाया था। ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ याद ना होगा फिर। जिस तरीके से बताते जा रहे हैं उस तरीके से याद करते जाना। नीचे आओ जरा आप, काला शोक पे आओ। शिशुनाग का अगला शासक है काला शोक। शिशुनाग का अगला शासक है काला शोक। ठीक है, शिशुनाग का अगला शासक है कौन? काला शोक। काला शोक की एक बात आपको याद रखनी है कि काला शोक, देखो, जो शिशुनाग था उसने वैशाली को राजधानी बना दिया था, लेकिन इसने वापस राजधानी किसको बना दिया? पाटलिपुत्र को। तो इसने क्या किया कि वैशाली को फिर से स्थानांतरित कर दिया। जो वैशाली बना दिया था उसको वापस कहाँ ले गया? उसको वापस ये ले गया पाटलिपुत्र। सिंपल, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के शासन काल में हुई थी। देखो, 4 बौद्ध संगीति हुई थी स्टूडेंट, 4 हुई थी ना। एक राजगृह में हुई थी, एक वैशाली में हुई थी, एक पाटलिपुत्र में हुई थी, एक कुंडलवन में हुई थी, अगर याद हो तो। एक आपका कहाँ हुई थी बौद्ध संगीति? राजगृह। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन तो दिख रहा था, हमें लग रहा है। किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिख तो रहा था भाई।
कैसे नहीं दिख रहा है? अभी इस समय हटाया है हमने, उस समय दिख रहा था। ठीक है, क्लियर। तो क्या हमने आपको बताया कि चार थे। अब आप लोग को देखो याद रखना चाहिए था, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी आपकी स्टूडेंट? वो हुई थी आपकी राजगृह में, जो मगध की राजधानी थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? वैशाली में, जो जो मगध की राजधानी बनाया था किसने? शिशुनाग ने। तीसरी बौद्ध संगीति हुई है पाटलिपुत्र में, वो भी उसकी राजधानी रही है। और चौथी जो बनी हुई थी बौद्ध संगीति कुंडलवन। मतलब 3 बौद्ध संगीति मगध की राजधानी में ही हुए हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। चौथी जो हुई है वो कुंडलवन, जो कश्मीर में है, तो वहां हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति में कौन था? अजात शत्रु था। ठीक। दूसरी में कौन था? काला शोक। दूसरी बौद्ध संगीति में काला शोक है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो दूसरी में कौन है? काला शोक है। तो यही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि काला शोक वो शासक था शिशुनाग वंश का जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। और कहाँ हुई है? वैशाली में हुई है। ठीक है, वैशाली में। लेकिन इसने राजधानी किसको बना दिया था? पाटलिपुत्र। बस एक एक लाइन के हैं, ये याद रख सकते हो। अब इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। हमारी बात समझ में आई? चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? मतलब किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? एनीवन? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? पंकज ने आंसर दे दिया है कनिष्क, रोहित ने दे दिया कनिष्क, पिंकी ने कनिष्क, ठीक, अदिति ने कनिष्क। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, कनिष्क के शासनकाल में हुई है। ठीक है, तो यहां से खत्म होता है आपका शिशुनाग वंश। बस बस ठीक है, अब हो गया आंसर, अब न दो। यहां से खत्म होता है कौन? शिशुनाग वंश। समझिएगा हमारी बात, थोड़ा सा और समझा दें। थोड़ा समझाते जाए, नहीं तो देखो जरा स्टूडेंट, देखा काला शोक है, काला शोक, काला शोक, इसका शासनकाल क्या है? 394 से 366, 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक। अब जरा नंद वंश का देखो, ये है नंद वंश, इसका शासनकाल देखो जरा, 344 से 321। तो बीच का समय कहाँ गया भाई? यहाँ काला शोक है 366 में खत्म हो गया, और यहाँ शुरू हो रहा है 344 में। तो बीच का समय क्या हुआ? इसका मतलब काला शोक इसका अंतिम शासक नहीं था। ठीक है, इसका अंतिम शासक था नंदी वर्मन, जिसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बस जान लो। शिशुनाग वंश का, चाहे नोट कर लेना, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो नंदी वर्मन है, नंदी वर्मन। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो है नंदी वर्मन। इस नंदी वर्मन को मारा है महापद्म नंद ने, इस नंदी वर्मन को मारा है महापद्म नंद ने। ठीक है, नंद वंश का जो शासक है, तो नंदी वर्मन को मार करके नंद वंश की स्थापना होगी। बात समझ में आई हमारी? देखना क्या चल रहा था, क्या चल रहा था। ये है हर्यक वंश, यहाँ तक हर्यक वंश था। ठीक, ये है शिशुनाग वंश, ये शिशुनाग वंश था, खत्म हुआ। अब आपका आएगा नंद वंश, ये नंद वंश है। ठीक, नंद वंश। तो जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन होगा, और उस नंदी वर्मन को मार करके बैठेगा महापद्म नंद, कहाँ पर? गद्दी पर। समझ में आई बात? तो मगध पे 3 वंश शासन कर रहे हैं बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध के समय में 3 वंश शासन कर रहे हैं। एक हर्यक वंश शासन कर रहा है, एक शिशुनाग वंश शासन कर रहा है, और अब जाके शासन करेगा कौन? नंद वंश। और इसको मार के बनेगा मौर्य वंश का संस्थापना। तो अभी हम केवल इतना देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आने वाला है नंद वंश, लेकिन अभी हम यहाँ रुक जाएंगे, अभी हम नंद वंश की बात नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें समझा देते हैं। इस चीज के बारे में जरा इस पर गौर करो, ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ जरा गौर करो। ये जो अगर सबको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट बता रहे हैं कौन सा, ये वाला पॉइंट, वत्स वाला, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है वत्स का? यस। वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी, कौशाम्बी। शासक कौन है यहाँ का?
उदयन कौन है शासक? उदयन कौन है शासक? उदयन दिख ही नहीं रहा, ज्यादा हो गया क्या वो? अच्छा ऐसे देख लो, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है सभी को? अरे हाँ या ना, अगर दिख रहा है तो बता दो भाई। ठीक है, तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, शासक है उदयन। अब ध्यान से समझना, देखो जहां डाउट हो सकता है उसकी वजह से हम बता रहे हैं। शासक का नाम है उदयन, शासक का नाम है उदयन। दूसरा शासक यहां देखो जरा, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? क्या नाम है स्टूडेंट? जो शिशुनाग वंश, जो हर्यक वंश का लास्ट शासक है, ये कौन है? उदयन। ये कौन है? उदयन। दोनों अलग अलग शासक हैं, आज ही याद कर लो दिमाग में, नहीं तो लास्ट तक क्लियर नहीं होगा। उदयन अलग शासक है, उदयन अलग शासक है। उदयन शासक है वत्स का, उदयन शासक है वत्स महाजनपद का, जबकि उदयन शासक है आपका हर्यक वंश का। यहाँ पे छोटी की मात्रा है उदयन, यहाँ पे उदयन है। समझ में आई बात हमारी? क्या हमारी बात समझ में आई? बात समझ में आई स्टूडेंट? ठीक है। वत्स का कौन शासक है? वत्स महाजनपद का उदयन, उदयन। हर्यक वंश में कौन है? उदयन है, उदयन। दोनों अलग अलग हैं। अगर ये क्लियर नहीं करोगे, पढ़ते जाओगे और हिस्ट्री क्लियर ना होगी, है ना, इसी में कंफ्यूजन। जैसे कहानी आएगी कहोगे ये उदयन था, उदयन था, समझ में ना आएगा। वो कहेगा मगध की बात, आप सोचोगे वत्स का है। वो कहेगा वत्स का, तो सोचोगे मगध का है। तो उदयन जो है वो वत्स महाजनपद का है, लेकिन उदयन जो है वो है आपका कहाँ का? उदयन कहाँ का है? मगध का। इसलिए जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है, पाटलिपुत्र किसने बनाया, तो उदयन ने किया है, उदयन। उदयन ने नहीं किया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कुछ और पॉइंट बता देते, जरा उदयन के बारे में बता देते, जो वत्स वाला है। ध्यान से कहानी सुनना, उदयन के बारे में बताते, वत्स वाले की बात कर रहे हैं, उदयन की। ठीक है, तो वत्स का राजा है उदयन। ठीक, ये संगीतज्ञ है, संगीतज्ञ, बहुत बड़ा संगीतज्ञ है उदयन। ये की वीणा बजाता है जिसका नाम है घोषवती वीणा। ये आपके नोट्स में है, सब नोट्स में है। ठीक है, बस हम जो बता रहे हैं उसको सुनना ध्यान से। उदयन जो वत्स का राजा है वो घोषवती वीणा बजाता है, बहुत बड़ा संगीतज्ञ है। ठीक है, अब याद करिए कि उसी के बगल में एक महाजनपद लिखा है अवंती, जिसका राजा था चंड प्रद्योत। याद आया? वत्स के बगल में ही हमारे डायग्राम में कौन है? अवंती है। ठीक है, अवंती। राजा कौन था? चंड प्रद्योत, जिसके दरबार में किसको भेजा गया था? जीवक को। तो चंड प्रद्योत ने क्या किया था? जो अवंती है, बगल अगल बगल के हैं, डायग्राम में देखना अगल बगल का है, अवंती बगल में ही है वत्स के। तो चंड प्रद्योत ने क्या किया कि इसको बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया? उदयन को बंदी बना लिया, वत्स के राजा को। जब इसने इसको बंदी बनाया, ये उसको बंदी बना के उज्जैन ले आया। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा संगीतज्ञ था और बहुत ज्ञानी था संगीत के मामले में। तो अपनी बेटी के लिए लाया था वो, अपनी बेटी के लिए लाया था। तो अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम है वासव दत्ता, उसकी बेटी का नाम है वासव दत्ता, लिखा है वहां पर। जरा वीडियो ऑन करो सभी, जरा बहुत देर हो गया, वीडियो ऑन करो जरा सभी। जगे हो, सो रहे हो? क्योंकि कहानी जब शुरू होती है ना तो आधे बढ़िया नींद आती है। कहानी जब शुरू होती है ना तो कहानी सुन से कुछ तो ऐसे आंख बंद करके, और घर तो है ही है, कान में लगा के सुन रहे होते हैं। हाँ, बढ़िया कहानी चल रही है, भगवान की कहानी चल रही है, हम सुन रहे हैं। चलो जगे हैं, और कहो कि अभी अभी उठ गए होंगे सब, आराम कर रहे होंगे और तुरंत उठ गए होंगे। हाँ जल्दी से सर, ठीक है, ऑन रखना अभी 2 मिनट के लिए, बंद नहीं करना। तो कहानी सुना रहे हैं ताकि सोए ना आप लोग, है ना तो देखते रहना। तो वासव दत्ता है पुत्री, वासव दत्ता है पुत्री किसकी? चंड प्रद्योत की।
ये लड़कियों का बड़ा वो है, और सारी लड़ाइयाँ लड़कियों के पीछे हुई है, ठीक है? तो अगर आपको बचना है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। पूरा इतिहास हमें यही कहता है। और इसमें लड़के भी दुष्ट हैं, हैं जी? क्या ज़रूरत है आपको उनके पीछे जाने की? हैं? आपको एक वाइफ़ से काम ही नहीं बन रहा है, जो सुंदर दिख रही है उसी के पीछे चल दिए। तो इसमें लड़की का बहुत ज़्यादा कसूर नहीं है, इसमें लड़कों का भी है। लड़की ने एक एक बाल यहाँ निकाले आगे, और ये ऐसे जो टल्ले आधे लड़के पीछे। बस, पता नहीं क्या है उस बाल में, समझ में नहीं आ रहा है, हैं? और थोड़ा-सा प्यार से कुछ बोल दिया तो बस घूम रहे हैं सब वहीं आगे-पीछे। तो वासव दत्ता जो है, वासव दत्ता जो पुत्री है उसकी, चंड प्रद्योत की, उसके लिए वो लेके गया था किसको? उदयन को, क्योंकि ये संगीतज्ञ है, और वहाँ पे रखा। लेकिन उल्टा हो जाता है। भाई वासव दत्ता लड़की, वो भी सुंदर, उदयन राजकुमार वत्स का, वो भी सुंदर, एक तो वीर, ऊपर से संगीतज्ञ, ज्ञानी, हो जाता है दोनों में प्रेम। किसमें प्रेम हो जाता है? वासव दत्ता में और उदयन। उदयन को टीचर नियुक्त किया था, और शिष्य थी उसकी कौन? वासव दत्ता। लेकिन सिखाते-सिखाते प्रेम हो जाता है। गजब का इतिहास है, और ये इतिहास चला आ रहा है जो आजकल भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो अब जो उसके शिष्य है वासव दत्ता, उसको हो जाता है प्रेम किससे? उदयन से। हो जाती है अब गड़बड़। एक तो वो लाया है उसको शिक्षक बनाकर, अपनी बेटी को सिखाने के लिए, उनने कर लिया उनसे प्रेम। अब बहुत गड़बड़ हो गई, चंद प्रद्योत सोच रहा अब करें क्या? और इधर ये दोनों सोच रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ रहें, अगर हम यहाँ रहे तो जी नहीं सकते, क्योंकि चंद प्रद्योत मरवा देगा, जेल में डलवा देगा। तो वासव दत्ता ने, ये लड़कियां दिमाग देती हैं, ये दिमाग लड़कियां देती हैं, लड़कों के पास कम दिमाग आता है, ये लड़कियों के पास बहुत तेज दिमाग चलता है। ऐसा करो, ढेर सारा धन मैं ले लेती हूँ, दोनों भाग चलते हैं। ठीक है? तो उदयन ने कहा यार मैं तो खुद ही शासक हूँ पहले से ही वत्स का, ठीक है? तो हम तो वत्स के वैसे ही शासक हैं, तो ऐसा करते सीधे वत्स से चलते हैं, क्यों यहाँ रहते हैं? तो कहते हैं हाँ ये भी ठीक है। वासव दत्ता ने कहा ये भी ठीक है। दोनों लोग भाग करके वत्स पहुंच जाते हैं, कौशाम्बी जो उसकी राजधानी है, जहाँ का वो शासक था। तो दोनों भाग करके पहुंच जाते हैं वहां, ठीक है? और कौशाम्बी जहाज चले जाते हैं, तो सब कुछ सही चलता है, पहुंच गए वहां। अब उसी का शासन ही है, वत्स उसी का राज्य ही है, तो ये दोनों वहां रहते हैं। अब इन दोनों की कहानी आती है एक पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्तम। नोट्स में है, ठीक है? नोट्स में है, जो नोट्स हमने भेजा है, ये बोल रहे हैं सब नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? जो नोट्स शेयर किया है, डायग्राम के अलावा हमने नोट्स स्टडी मटेरियल में भेजा था, सब लिखा हुआ है। आप रिवाइज करना एक बार, सब याद आ जाएगा। तो स्वप्न वासव दत्तम कहानी लिखी है महाकवि भाष्य ने। तो ये क्वेश्चन पूछता है, स्वप्न वासव दत्तम में किसकी कहानी है? स्वप्न वासव दत्तम में वत्स राजा उदयन की प्रेम कहानी है, ठीक है? स्वप्न वासव दत्तम में तो प्रेम बहुत पुराना चला रहा है, परेशान मत हुई, आज का नहीं है। ये जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं सब ये प्रेम करके आगे बढ़ रहे हैं। बस अंतर ये था कि वो लोग एक आध शादी न करके कई सारी कर लेते थे। कई सारी तो खैर अभी भी दिख रहा है, बट एक ही नहीं संभाली पड़ रही है, कई सारी क्या करोगे? एक ऐसे परेशान है सब हैं, जब शादी हो जाती तो उसमें तो कई क्या करोगे, है ना? लेकिन राजकुमार वगैरह जो उस समय रहते थे तो उन लोगों के पास धन रहता था, है धनवर रहता था, समाज राजा बहुत बड़े बड़े लोग होते थे तो संभाल लेते थे सब अपना, तीन चार जितनी शादी करनी तो सब हो जाता था उस सब। तो बस सुंदर रहनी चाहिए लड़की, लड़की सुंदर है तो ये तुरंत शादी कर लेते थे, बस इनका ये मतलब था। तो ये कहानी रही वत्स की। अब हमारी बात समझ में आई सभी को? महाजनपद का समझ में आ रहा है सब कुछ? अब देखो धीरे धीरे हमने कितने महाजनपद आपको बता दिए। मगध बता दिया, ठीक, मगध बता दिया, दूसरा अंग, तीसरा कौशल, चौथा वज्जी, वज्जी यानी लिच्छवी जो है, पांचवा काशी, छठवां अवंती, सातवां वत्स, जहाँ का राजा उद्यान है वत्स। घोषपति बीड़ा बजाता है और जिसका प्रेम विवाह हो जाता है किससे? वासव दत्ता से। ठीक है, ये कहानी क्लियर हुई सबको? एवरीवन, मगध में कितने वंश का शासन चल रहा था? 3 वंश का। कौन कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। 2 वंश की बात हम कर चुके, हर्यक और शिशुनाग। अब आएगा कौन? नंद वंश, सबसे खतरनाक वंश।
सबसे क्रूर शासकों में से एक। क्रूर क्या कहोगे, बहुत ही अयोग्य शासक कहोगे, बेकार, भोग विलास में डूबा हुआ, जिसको अपने राज्य से उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं था। ठीक है, बस इसके दरबार में केवल मुजरा ही चलता रहता था, बस ये केवल बस बढ़िया दारू वारू के नशे में डूबा रहता था। और आर्केस्ट्रा, आज का जो आर्केस्ट्रा है ना, यही उसके आर्केस्ट्रा चलता था नंदवंश के, उसमें धनानंद में। बस जितने सुंदर सुंदर होते थे उसको बुला लेता था, डांस वांस चलता रहता था, पड़ा रहता था, भोग विलास में डूबा रहता था, यही सब उसका काम था धनानंद का। ठीक है, तो धीरे धीरे वो खत्म भी हो गया, इसी वजह से वो खत्म भी हुआ। तो इतनी सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई। क्या नंदवंश शुरू कर दें? नंदवंश खत्म कर देते आज ही, है ना, क्योंकि वो चार्ट में है, तो नंदवंश को कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर से वही होगा। नंदवंश को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नो सर, क्या मतलब? नंदवंश आज ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना सभी। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक क्या बताया हमने? जल्दी बताओ जरा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हमने किसको बताया है? जो काला शोक के बाद आएगा, जो सबसे अंतिम शासक है शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं, अंतिम शासक उदयन नहीं है। अरे फिर वही, उदयन तो भैया तुम्हारा हर्यक वंश का है। हम शिशुनाग वंश का पूछ रहे हैं, जिसमें शिशुनाग के बाद काला शोक है, और काला शोक के बाद जो आएगा नंदी वर्मन। नंदी वर्मन जो इसमें नहीं है चार्ट में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, कोई उपलब्धि नहीं है इनकी। ठीक है, कोई उपलब्धि नहीं है, बस इन्होंने बस ये है कि लास्ट शासक थे जिनको मारा गया है, बस इतना याद कर लो। इसके बाद नंदवंश आएगा। तो नंदी वर्मन, इसी से याद कर लो नंदवंश। तो नंदी वर्मन जो आपका शिशुनाग वंश का है, उसको मार करके महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की है। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की है। बात समझ में आई हमारी बात? ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्या नंदी वर्मन को मार के महापद्मनंद ने क्या किया है? आपका नंदवंश की स्थापना की। 344 से 321 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बताते हैं जो आपका जरूरी है। ठीक है, कैसे? महापद्म नंद का शासन चल रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में, और ये बार बार रिपीट हुआ है। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो मगध पे किसका शासन चल रहा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो मगध पे किसका शासन चल रहा था? तो इसका आंसर है धनानंद। धनानंद जो अंतिम शासक है नंदवंश का, उसका चल रहा था। महापद्म नंद ने स्थापना की थी, जो महापद्म नंद है उसने स्थापना की थी। उसके बाद आया था धनानंद। ठीक है, धनानंद था, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महापद्म नंद से ज्यादा इंपॉर्टेंट धनानंद है। सिकंदर का जब भारत पे आक्रमण हुआ, उस समय मगध पे किसका शासन चल रहा है? धनानंद। नोट कर लेना, चाहे लिख लेना इसको, कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ है भारत पर, तो उस समय मगध पे किसका शासन चल रहा है? धनानंद का शासन चल रहा है। ठीक है, तो धनानंद के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाणक्य आएंगे ये चीज। और इससे पहले मैं आपको वो डायग्राम दिखा देता हूँ फिर से। आज थोड़ा सा 15-20 मिनट हम और लेंगे समय। ये डायग्राम हम थोड़ा आज खत्म कर दें, नहीं तो फिर वो चीजें गड़बड़ रहेंगी। महाजनपद में आप जरा देखना, ये वाला जो डायग्राम है, ये है महापद्म नंद, ये रहा महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद। तो नंदवंश की जब स्थापना हुई है और ये महापद्म नंद है, तो इस महापद्म नंद, अभी हम महापद्म नंद की बात कर रहे हैं, अभी हम धनानंद की बात नहीं कर रहे। तो महापद्म नंद ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, आप लोगों को ज्यादातर अशोक के बारे में याद होगा कि अशोक ने कलिंग को जीता, लेकिन याद रखिएगा अशोक से पहले महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग के कुछ क्षेत्रों को जीत भी लिया था इसने। इसलिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसको याद नहीं रखते। इसको याद रखिएगा
कि अशोक से पहले महापद्म नंद ने कलिंग पे आक्रमण किया था और उसके कुछ भागों को इसने जीता था। ठीक है, जब ये कलिंग को जीत के आया था महापद्म नंद, तो इसने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम था एकराट की उपाधि। एकराट की उपाधि। तो ये क्वेश्चन बनता है, कलिंग युद्ध के बाद महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? एकराट की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब अब पूरे भारत में केवल एक ही सम्राट है, वो मैं हूं। ठीक है, वो ये था। अच्छा, अब इसके विजय का पता कैसे चलता है कि कलिंग विजय इसने की थी? तो कलिंग में एक लेख बनवाया गया है जिसको खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये नीचे लिखा हुआ है। ये धीरे धीरे याद कर लेना, अब एक ही दिन में याद नहीं होगा ये, बट थोड़ा सा ध्यान रखना। खारवेल ये शासक है वहां के कलिंग के, तो इन्होंने एक हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था वहां पर। उसी में ये पता चलता है कि कलिंग पर आक्रमण किया था किसने? महापद्म नंद ने। और वहां पर एक नहर बनवाई थी, वहां पर एक नहर बनवाई थी। तो एक क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखे हैं हमने। ये क्वेश्चन पूछता है कि महापद्म नंद की कलिंग विजय किसके बाद कैसे पता चलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलती है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या? इसने कलिंग विजय की थी, कलिंग विजय के बाद इसने एकराट की उपाधि धारण की थी। इस कैसे पता चलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। इसने नहर का निर्माण कहाँ करवाया था? इसने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये किसकी मूर्ति उठा लाया था? वहां से जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था, जैन धर्म के थे तो जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था। पहला पॉइंट, कलिंग विजय की थी इसने, कौन सी उपाधि धारण की? एकराट की वो उपाधि धारण की। कैसे पता चलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। नहर कहाँ बनवाई थी? कलिंग में नहर बनवाई थी। और कौन सी मूर्ति उठा लाया था? जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है महापद्म नंद के बारे में। बात हमारी समझ में आई स्टूडेंट? बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हमारा आएगा धनानंद, जब सिकंदर का आक्रमण होगा। जब सिकंदर का आक्रमण होगा तो ये होगा आपका धनानंद का। ठीक, ओके, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आपको शुरू करते हैं। तो कितने महाजनपद हैं स्टूडेंट? अब हमारी बातें ध्यान रखना, अब आंसर देना है आप लोगों को। रिवाइज करो जरा। ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16। इसमें से 2 गणतंत्र हैं, दोनों के नाम बता सकते हो? जहां पे राजतंत्र नहीं चल रहा, गणतंत्र चल रहा है, जहां पे संघों द्वारा शासन चल रहा है। 2 ऐसे महाजनपद, मल्ल और वज्जी। मल्ल और वज्जी। वज्जी को कैसे याद करोगे? लिच्छवी वज्जी के अंदर है। लिच्छवी जो इंपॉर्टेंट नाम है वज्जी के अंदर है, तो ऐसे याद कर लो। याद रखना, मल्ल और वज्जी। अरे क्वेश्चन पूछता है, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? लिच्छवी। लिच्छवी याद कर लो। आप जो बोलते जा रहे हैं ना, अब ये माइंड में याद करते जाना। तो 2 गणतंत्र हैं और 14 महाजनपद में आपके राजतंत्र है, जहाँ राजा का शासन चल रहा है, वो 14 है। 2 गणतंत्र है जो संघों के द्वारा चल रहा है, वज्जी और मल्ल। इसमें से जो वज्जी है उसमें एक लिच्छवी गणराज्य है जो विश्व का पहला है। जो विश्व का क्या है? वो पहला है। कौन? वज्जी, लिच्छवी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा है? मगध है। अपने समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन है? मगध है। फिर कौन है? अवंती है। तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध है। शुरुआत में मगध पे कितने राजवंशों ने शासन किया? 3 राजवंशों ने शुरुआत में। आगे चल के और राजवंश करेंगे इसके बाद। ठीक है, बहुत सारे राजवंशों ने किया है, लगभग हमें जहां तक लगता है 7 से 8 राजवंशों ने किया है मगध के साथ साथ। तो शुरुआत में जब मगध की बात करते हैं तो वो लगभग 3 राजवंशों ने किया। पहला कौन? हर्यक वंश। दूसरा कौन? शिशुनाग वंश। तीसरा कौन? नंद वंश। बात समझ में आई? ये बुद्ध के समय की बातें चल रही थी, और वही बुद्ध तो खैर खत्म हो गए, उनके बाद भी जब आए तो बुद्ध मेनली आपके किसके समय तक रहे? बिंबिसार और अजातशत्रु के समय ही रहे वो। ठीक है, तो मगध पे शासन सबसे पहले हुआ हर्यक वंश का, और हर्यक वंश का शासन हुआ है और उसका शासक बना है बिंबिसार। बिंबिसार ने अपना शासन बढ़ाया और मगध की राजधानी बनाई राजगीर को। राजगीर आज के समय में बिहार में है, और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो एक तरह से दुर्ग था जिसको जीतना आसान नहीं था। ठीक है, उसके बाद इसने विवाह किया महाकोशला से, जो कौशल की राजकुमारी थी। और उसके बाद जब इन्होंने महाकोशला से किया तो काशी इनको दहेज में मिला,
और इनको बहुत सारा राजस्व प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया है किससे? लिच्छवी की राजकुमारी चिल्लाना से, जिससे हुआ है अजात शत्रु। और तीसरा विवाह इन्होंने किया है पंजाब के मद्रा वंश की राजकुमारी क्षेमा से। इस तरह से ये शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे, अपना सब कुछ। लड़ाई झगड़ा तो था ही, लेकिन मित्र भी इन्होंने बनाए, संबंधी भी बनाए। ठीक। क्या इन्होंने लिच्छवी पे आक्रमण किया? लिच्छवी पे आक्रमण किया, लेकिन बहुत ज्यादा युद्ध नहीं हुआ, दोनों वापस आ गए। लिच्छवी अपना वापस चला गया, सॉरी लिच्छवी कह रहे हैं, अवंती। तो अवंती वापस चला गया और बिंबिसार वापस आ गए। लेकिन हाँ, जब अवंती का राजा चंड प्रद्योत बीमार पड़ता है, उसको जब पीलिया होता है, तो जीवक को भेजता है बिंबिसार उनको राज दरबार में। तो चंड प्रद्योत के राज दरबार में जीवक को भेजता है, जिससे ये दोनों मित्र बन जाते हैं और सब कुछ सही चलता है। अब हो जाती है बिंबिसार की मृत्यु, उसको मारता है उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मार करके मगध की गद्दी पे बैठता है। राजधानी इसकी आपकी वही है, मगध की राजगिरी चल रही है। लेकिन ये क्या करता है, कौशल पे आक्रमण कर देता है और लिच्छवी पे कर देता है। कौशल को हरा देता है और कौशल को हरा करके वहां की जो प्रसेनजीत जो राजा रहता है उसकी पुत्री वाजिरा से विवाह कर लेता है। कौशल इसके अधिकार में आ जाता है। कौशल के अधिकार में आने से पूरा काशी इसके अधिकार में आ जाता है। फिर ये जब लिच्छवी पे आक्रमण करता है तो वहां पर अपने मंत्री वस्त्रकार को भेजता है। वस्त्रकार जाकर के वहां फूट डलवा देता है। फिर यहाँ पर इन लोगों ने दो अस्त्रों का प्रयोग किया, एक महाशिला कंटक और दूसरा रथमूसल, जिससे लिच्छवी हार जाता है। लंबा संघर्ष चलता है, लगभग 15 से 16 साल चलते हैं और लिच्छवी को हरा देते हैं लोग, पूरे संघ को। ठीक है। अब इसके बाद इसका पुत्र बनता है उदयन। उदयन मार देता है अपने पिता अजातशत्रु को। तो सब पितृहंता चल रहे हैं। उदयन जैसे ही शासक बनता है, उदयन का सबसे पहला काम होता है, गंगा और सोन नदी जो पटना के पास पड़ती हैं, तो वो संगम है उनका वहां पर। जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम है, वैसे गंगा और सोन का संगम पड़ता है पटना में। तो उस संगम पर इसने एक किले का निर्माण करवाया बहुत बड़े क्षेत्र में, और वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र बनवा करके उसने उसकी राजधानी बनवाई पाटलिपुत्र। तो अब राजगीर से राजधानी शिफ्ट हो गई है पाटलिपुत्र। किसने शिफ्ट की है? उदयन ने शिफ्ट किया। ये उदयन नहीं है, उदयन अलग है, उदयन अलग है। तो उदयन ने, सीधा क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था? आंसर है उदयन ने बनाया था। ठीक, यही इसकी मेन उपलब्धि है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। अब जैसे ही होता है तो इस उदयन के बाद इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो लोग शासन करते हैं। फिर उसमें से जो लास्ट बचता है, जो भी लास्ट बचा होगा, उसको मार देता है शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग जब उसको मार देता है तो शिशुनाग उसको मार करके शासन बनता है। तो अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की एक ही उपलब्धि, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो कौन सी? अवंती को जीतना। क्योंकि अवंती को कोई नहीं जीत पाया था, अवंती को जीतना ही शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन शिशुनाग ने एक काम और किया है, इसने पाटलिपुत्र को बदल करके वैशाली को राजधानी बना दिया था। क्योंकि इससे पहले उदयन ने क्या बनाया था? पाटलिपुत्र। लेकिन इसने किसको बना दिया? वैशाली को बना दिया। ठीक है। किसने? शिशुनाग ने। अब इसके आगे इसका पुत्र बैठता है कालाशोक। कालाशोक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है कालाशोक के समय में। कहाँ हुई है? वैशाली में हुई है, क्योंकि वैशाली उस समय राजधानी थी। ठीक है। आजा उसने कहा, शिशुनाग ने राजधानी बना रखी थी, तो वैशाली में राजधानी थी, इस वजह से वो होता है। बट एक काम करता है कालाशोक, क्या करता है? राजधानी शिफ्ट कर देता है, वैशाली से वापस राजधानी पाटलिपुत्र। अब आप बताइए कि मगध की कितनी राजधानी हो गई? जल्दी आंसर दीजिए, मगध की कितनी राजधानी हो गई? मगध की कितनी राजधानी हो गई? कितनी राजधानी बनी है मगध की? 3 बनी है। पहली कौन? राजगीर। दूसरी कौन? वैशाली। तीसरी कौन? पाटलिपुत्र। हो गई 3। इसकी राजधानी, मगध की राजधानी एक हो गई राजगीर, दूसरी राजधानी कौन सी हो गई? वैशाली, और तीसरी कौन सी हो गई? पाटलिपुत्र। तो 3 राजधानियां रही हैं मगध की। ठीक है। और सबसे, इसमें बता दें, सबसे जो सुरक्षित रहे हैं इसमें से राजगीर और पाटलिपुत्र को जीतना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल। क्यों बहुत ज्यादा मुश्किल था? मगध को न जीत पाना भी एक कारण था। मगध को कोई जल्दी जीत इसलिए भी नहीं पाया क्योंकि राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा था, एक प्रकार से दुर्ग था जो पूरा। और जिस रास्ते से आप आते थे उस रास्ते को उसने घिरवा दिया था, पत्थरों की दीवार बनवा करके चारों तरफ से। तो राजगीर को हराना बहुत आसान नहीं था, उस पर आक्रमण आप जल्दी नहीं कर सकते थे। जो पाटलिपुत्र है वो नदियों से घिरा था। ठीक है। ऊपर जो है पूरब और उत्तर के उसमें इसमें गंगा और सोन नदी ये उसको घेरे हुए थी।
नीचे जो होती पुनपुन नदी बह रही थी, तो लगभग लगभग और एक गंडक नदी, ये भी उसको लगभग 4 नदियों से घिरा था ये पाटलिपुत्र जो पटना है। तो गंगा और सोन का तो संगम था ही, और साथ में तो नदियों से घिरा था, ये पूरा जल दुर्ग था, मतलब एक प्रकार से जल से घिरा हुआ दुर्ग था ये पटना, जिसको जीतना बहुत आसान नहीं था इसको, ठीक है ना। अगर आप आक्रमण करना है तो आपकी नौसेना बहुत अच्छी रखनी पड़ती, नौसेना का उस समय बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता था, ठीक है, नेवी नहीं थी उस समय। तो अगर पाटलिपुत्र को हराना था तो आपको नौसेना लगाना पड़ेगा, और नौसेना के बारे में जानकारी आपको नहीं थी। मगध को बहुत अच्छी जानकारी थी, नावों और नाविकों की जानकारी मगध को ही थी, क्योंकि नदियों से घिरा हुआ था, और उस पर आर पार करने के लिए उसने बढ़ईगिरी बहुत अच्छी कुशलता प्राप्त कर ली थी, इसलिए मगध को जल्दी कोई जीत नहीं पाया है, ठीक है। इसका एक रीजन ये भी था, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट था। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर कौन बैठता है, कालाशोक बैठता है, कालाशोक बैठा। अब इसका अंतिम शासक होता है नंदीवर्मन। तो नंदीवर्मन उतना योग्य शासक नहीं था, तो योग्य शासक नहीं था तो किसने मार दिया, महापदम नंद ने। बोलो स्टूडेंट, किसने मारा, महापदम नंद ने। किसको मारा, नंदीवर्मन को मारा। तो नंदीवर्मन को किसने मार दिया, महापदम नंद ने। देखो याद कैसे करोगे, नंदीवन में भी नंद आ रहा है, और शुरू कौन होने वाला है, नंदवंश शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार से शुरू याद कर लेना कि महापदम नंद ने किसको मार दिया, नंदीवर्मन को, और किसकी स्थापना की, नंद वंश की। समझ में आई बात हमारी। अब नंद वंश के बारे में आपको क्या समझना है कि जो महापदम नंद है, 2-3 पॉइंट याद कर लो जो हम बता रहे हैं, बस वो किताब में बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट याद कर लो। क्या, महापदम नंद ने कलिंग पे आक्रमण किया था। उस कलिंग पे आक्रमण करने के बाद इसने एकराट की उपाधि धारण की थी। कलिंग से इसने जिनसेन की मूर्ति उठा लाया था, जिनसेन यानी जैन धर्म से रिलेटेड था, ठीक है। और इसने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। 3-4 पॉइंट, कलिंग पे आक्रमण किया, एकराट की उपाधि धारण की, जिनसेन की मूर्ति लाया, और वहां पर उसने नहर का निर्माण करवाया, ठीक। ये पता कैसे चलता है, तो कलिंग का एक राजा हुआ खारवेल, खारवेल राजा का नाम है, ठीक है। वो कलिंग में हुआ था महापदम नंद के बाद, बहुत समय बाद, महापदम के मरने के 200-250 साल के बाद, तो लगभग काफी देर बाद हुआ था वो खारवेल। तो एक प्रकार समझ लो, वो कलिंग पे खारवेल जब आया तो खारवेल ने एक अभिलेख बनवाया, हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें इसने इसका वर्णन किया है कलिंग विजय का, महापदम नंद का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलिंग विजय किससे पता चलती है, महापदम नंद की, हाँ, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। ये पॉइंट बस इतना याद करना, इससे ज्यादा याद नहीं। अच्छा, एक आध उपाधि और धारण की थी इसने, एक उपाधि धारण की थी इसने सर्व छत्रांतक की। ये भी नोट्स में लिखा है, सर्व छत्रांतक। इसका मतलब था इसने क्षत्रियों का विनाश किया था। महापदम नंद ने क्षत्रियों को विनाश कर दिया था। क्यों, असल में ये शूद्र वंश का था, क्षत्रिय नहीं था, ये ब्राह्मण भी नहीं था, तो इसको बहुत दिक्कत थी ब्राह्मणों और क्षत्रियों से, किसको, महापदम नंद को। तो ये बहुत उनका सम्मान नहीं करता था, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ये बहुत, मतलब उस तरह से। इसीलिए देखो जो नंद वंश के जो धनानंद था, आचार्य चाणक्य का इसने बेइज्जती किया था, और आचार्य चाणक्य ने पूरे नंद वंश को खत्म कर दिया था, ठीक है। तो उस समय ये था, ब्राह्मणों के हाथ में बहुत बड़ी पावर थी, ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च थे, उनको बिना आप उनका विश्वास जीते आप कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आप ब्राह्मण के खिलाफ गए तो आप शासन नहीं कर सकते थे, ये सबसे बड़ी चीज थी उस समय। ब्राह्मण के पास बहुत ज्यादा ताकत थी, ब्राह्मण या पुरोहित के पास, ठीक है। इवन क्षत्रिय भी उनका सम्मान करते थे। तो क्या था कि उस समय जब महापदम नंद ने सभी क्षत्रियों का विनाश, बहुत सारे क्षत्रियों का विनाश किया था, तभी एक रात वगैरह धारण किया उसने, असल में क्षत्रियों का ही विनाश किया। तो सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला, इसलिए एक नाम उसको और दिया गया, अपरसो परशुराम। अब तुम लोग को नाम है ऐसे मिल रहे हैं कि तुम लोग पहली बार सुन रहे हो। परशुराम का नाम सुने हो ना, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम नाम सुने हो, भगवान परशुराम, परशुराम का, समझ रहे हो ना। हाँ सुने हो। 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, 21 टाइम्स क्षत्रिय विहीन, पूरी धरती से समूल नाश कर दिया था क्षत्रियों का। किसने, परशुराम जी, बहुत बड़े ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण थे तो शस्त्र और शास्त्र दोनों आता था इनको, तो शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन कुछ दिक्कत हुई इनकी फैमिली में। अब पूरी कहानी पे हम नहीं जा रहे, बट कहानी है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना आप लोग, कभी फुर्सत होगी तो सुनाएंगे। तो जब वैसा होता है तो क्षत्रिय ने बहुत विनाश किया था, कोई राजा था तो वो राजा ने विनाश किया था, ठीक है। तो वहीं से इनको गुस्सा हुई, और पूरे क्षत्रिय को 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय विनाश कर दिया था इन्होंने।
तो शस्त्र और शास्त्र दोनों यूज करते थे, मानते शास्त्र को थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ब्राह्मण, मैं परशुराम, जिसके पास परशु है, मैं शस्त्र भी धारण करूंगा। और इस तरह से उन्होंने पूरे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। तो तब से वो परशुराम, तो जब महापदम नंद ने क्षत्रियों का विनाश किया था, तभी इसने कहा अपरसो परशुराम, मैं दूसरा परशुराम, एक वो परशुराम जिन्होंने विनाश किया था, और एक मैं दूसरा परशुराम जो क्षत्रियों का विनाश कर रहा हूँ। इसलिए अपरसो परशुराम की उपाधि धारण की थी इसने, और सर्व क्षत्रांतक की थी। अब चीजें समझ में आ गई होंगी। एक राज क्यों की थी? कलिंग पे विजय से, और क्षत्रियों के विनाश की वजह से इसने धारण किया था सर्व क्षत्रांतक और अपरसो परशुराम। बात समझ में आई हमारी? अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो जब नोट्स में पढ़ना तो अब नाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना ये क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नंद पर। नंद को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम कल कर लेंगे। जो धनानंद है, धनानंद, ये धनानंद, अब हमें ये एक बात बताइए, क्या धनानंद ने मगध को शक्तिशाली बनाया? क्या धनानंद ने मगध को शक्तिशाली बनाया? मगध ऑलरेडी शक्तिशाली साम्राज्य चला आ रहा है बहुत पहले से। ये जो बिंबिसार के समय से जब हर्यक वंश चल रहा है, शीशनाग वंश, इन लोगों ने इतना पावरफुल बना दिया है मगध को पहले से ही, ये इसको विरासत में मिला है, इसको विरासत में मिला है। तो इसके पास बहुत धन है, बहुत ज्यादा धन। एक समझ लो कि जितना उस समय धन था, इससे ज्यादा अमीर कोई नहीं था, मगध से ज्यादा संपन्न सम्राट कोई नहीं था उस समय। तो धनानंद को यह विरासत में मिला है, और इतना शक्तिशाली था कि कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था। आप देखिए, बाहर का आक्रमण नहीं हुआ है मगध पर। क्या अभी तक बाहर का आक्रमण हुआ किसी का? पूरी कहानी में क्या मगध पर किसी बाहरी ने आक्रमण किया? नहीं, उन्हीं के अंदर का चल रहा है, मगध के अंदर का ही सब चल रहा है, बाहर से कोई नहीं आया है, क्योंकि मगध को जीतना इतना आसान नहीं था। तो उसके अंदर के ही लोग मारते जा रहे हैं। उसके पिता का पुत्र मारता जा रहा है, तो किसी का सेनापति मारता जा रहा है, किसी का सामंत मारता जा रहा है। तो मगध पे ही चल रहा है यही सब। बात समझिएगा, बाहर का कोई नहीं आ रहा। तो ये इतना शक्तिशाली था कि किसी को आक्रमण करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो धनानंद को ये विरासत में मिला है, और इसको पता था कि कोई मेरे पे आक्रमण करेगा नहीं। इसको मालूम था, क्योंकि सुरक्षित था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, इतनी बड़ी सेना थी इसके पास, बहुत बड़ी सेना थी इसके पास, हाथी थे, घोड़े थे, लगभग कहो कि 2 लाख के ऊपर पैदल सेना चलती थी। 2 लाख बहुत थी उस समय की, आज की जनसंख्या नहीं थी उस समय। जब एक एक गांव में लोग 30,000 40,000 लोग ही रहा करते थे, तो उस समय 2 लाख की सेना बनाना का आसान काम नहीं था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो इसमें यह मद में डूबा रहता था। मद का मतलब इसको 2 चीजों की वो रहती थी, क्या था, इसको शबाब का शौक था। जैसे अगर अरबी में बोले, अरबी भाषा में, तो शबाब का शौक, और शराब और शबाब ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो दारू पीना, ये सब करना, नाच गाना देखना, यही सब था। उसी समय आक्रमण हो जाता है सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण होता है इस वाले एरिया से, अफगानिस्तान वाले एरिया, पश्चिम भारत में, जो उत्तर पश्चिम भारत है, पाकिस्तान वाला जो एरिया, काबुल की तरफ, पंजाब, वो भारत में ही था स्टूडेंट। तो आक्रमण हो जाता है किसका? सिकंदर का। उस समय वहां के शासक रहते हैं, उस समय वहां के शासक रहते हैं आपके आम्भी वगैरह थे। ठीक है, आम्भी था, बट हम आम्भी की बात बाद में करेंगे, पहले कर लेते चाणक्य की बात। तो तक्षशिला में एक गुरु थे, तक्षशिला में आचार्य थे चाणक्य, बहुत ज्ञानी पुरुष, बहुत ज्ञानी। तो आचार्य चाणक्य तक्षशिला में जब थे वहां, तो जब सिकंदर का आक्रमण होता है, तो ये समझ जाते हैं कि अगर सिकंदर को नहीं रोका गया तो सिकंदर पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। अगर ये इंडिया में अंदर पहुंच गया तो ये पूरा साम्राज्य खत्म कर देगा। इस सिकंदर को यहीं रोकना होगा। ये जान करके आचार्य चाणक्य पहुंचते हैं मगध, क्योंकि उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध ही था, और उसका पूरा कवर हो चुका था। ये गांधार वांधार बताएंगे, सब इसके अंदर में आ चुका था। ठीक है, मगध में आचार्य चाणक्य पहुंचते हैं मगध। धनानंद का शासन चल रहा था, धनानंद के राज दरबार में नाच गाना देख रहा था वो। आचार्य चाणक्य ने खूब समझाया, बहुत ज्ञान दिया। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य ने उनको समझाया कि देखिए, बहुत बड़ा संकट है,
और आक्रमण हो चुका है भारत पे। अभी मगध में तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही जो सिकंदर है वो अंदर तक आ जाएगा और हमारे पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देगा, हमारी जनता को वो मार देगा और शासन करने के हम लोग लायक नहीं रहेंगे। और जानते हैं कि जब विदेशी आक्रमण होगा तो हमारी जनता पर ज्यादा अत्याचार करेगा वो। तो धनानंद हंसने लगता है। धनानंद हंसता है, कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हो। खूब मजाक उड़ाता है आचार्य चरक का। शूद्र जाति का है धनानंद। ध्यान रखिएगा, ये जो नंद वंश चल रहा है ये शूद्र जाति का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये ब्राह्मण जाति का नहीं है, ये क्षत्रिय का नहीं, किसी का नहीं, ये शूद्र जाति का ये वंश पूछा गया है। क्योंकि अभी तक जो चल रहा है वो ऊपर से क्षत्रिय वंश के लगभग चला आ रहा था, तो यहाँ इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बहुत अपमान करता है। अच्छा, बहुत ज्यादा अपमान करता है उनका। खूब हंसता है कि मगध पे हमला करने की हिम्मत किसकी हो गई। ठीक है, तुम पागल हो गए हो, तुम जो ये बोल रहे हो। और उसको शिखा से, आचार्य चरक को उनकी शिखा पकड़ के धक्का दे करके बाहर निकालता है। कहता है तो शिखा पकड़ के, तो उनकी शिखा खुल जाती है। जब धक्का दिया जाता है तो शिखा खुल जाती है, पीछे की जो चोटी होती है। वहीं पर आचार्य चरक प्रण लेते हैं। क्या कह रहे हो, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? चलो आज कंप्लीट करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो सिकंदर का आक्रमण जो होगा वो हम कल शुरू करेंगे। टाइम भी हो गया है काफी, है ना। सिकंदर का आक्रमण हम कल शुरू करेंगे यहीं से। यहाँ आनंद वंश तक रखना। धनानंद से हम कहाँ शुरू करेंगे? कल शुरू करेंगे। और कल ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे किसकी, चाणक्य की बात कर लेंगे और सिकंदर की बात कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक फिर बढ़ जाएगा। आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। रिवाइज कर लेना, नोट्स पढ़ लेना, जो नोट्स में डिस्क्रिप्टिव है ना उसको एक बार पढ़ लेना, कहानी चीजें समझ में आएंगी जल्दी फिर जब समझाएंगे तो। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है खत्म करते हैं, कल हम लोग शुरू करेंगे। ओके ओके एवरीवन।